नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी केंद्र पर बरसते राहुल गांधी की। मुसीबत के बीच जारी बीजेपी की तैयारी की जानेंगे। क्या महाराष्ट्र में लगेगा राष्ट्रपति शासन और मध्य प्रदेश बीजेपी की क्यों बढ़ी है टेंशन। और आखिर में बात EMI छूट से पहले बढ़ने वाले भार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। कहा मॉर्निंग वॉक के लिए खुलेंगे पार्क। सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए पार्कों में नियमित होगी पेट्रोलिंग। जुलाई से खुल सकते हैं स्कूल। नए नियमों के साथ शुरू होगा स्कूलों का संचालन। पहले बड़ी कक्षाओं जैसे 8वीं से 12वीं तक से की जाएंगी स्कूलों के खुलने की शुरुआत। सिलेबस में भी होगा बदलाव। 2 महीने में मॉल्स को 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान। 500 से ज्यादा शॉपिंग सेंटर्स हो सकते हैं बंद। शॉपिंग सेंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने केंद्र से मांगी राहत। मौजूदा हालात में कैब सेवा पर भी पड़ा बुरा असर। उबर और कार देखो ने 800 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। टीवीएस मोटर्स 6 महीने तक सैलरी में करेगी कटौती। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 63 अंक और निफ्टी 10 पॉइंट नीचे हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश के स्वास्थ्य हालात पर काबू कब पाया जाएगा, इसका जवाब तो शायद अभी किसी के पास नहीं है। वहीं जब से पूर्णबंदी में रियायतों का दौर शुरू हुआ है तब से स्वास्थ्य मुसीबत का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर अब एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। तो आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी। लेकिन उससे पहले आज राहुल ने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में लागू पूर्णबंदी को 2 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन स्वास्थ्य हालात सुधरने के बजाय लगातार खराब होते जा रहे हैं। सरकार भी आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने के लिए रियायतें देती जा रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। आज पूर्णबंदी के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चौथी बार पत्रकारों से मुखातिब हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कहा लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हो गया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीद थी कि स्वास्थ्य मुसीबत को 21 दिन में कंट्रोल कर लिया जाएगा, मगर 60 दिन हो चुके हैं और मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। भारत उन देशों में से है जहां ये मुसीबत सबसे तेजी से फैल रही है। कांग्रेस सांसद ने कहा पीएम और उनके एडवाइजरी स्टाफ ने ये उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा। उन्होंने कहा हिंदुस्तान पहला ऐसा देश है जो समस्या के बढ़ने के वक्त लॉकडाउन खत्म कर रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा लॉकडाउन के 4 स्टेज फेल हो चुके हैं। ऐसे में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आगे के लिए उसकी क्या रणनीति है, श्रमिकों के लिए क्या व्यवस्था है, MSMEs को कैसे खड़ा करेंगे। सरकार कहती है GDP का 10% पैकेज के रूप में दिया है, मगर असल में 1% ही मिला है। कामगारों से मुलाकात पर राहुल गांधी ने कहा जब मैं उनसे मिला तो कुछ ने कहा कि हमारा भरोसा टूट गया। कांग्रेस नेता ने कहा बेरोजगारी की समस्या मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से नहीं आई है, वो पहले से चली आ रही थी। अब इस पूरी समस्या में एक नया एलिमेंट जुड़ गया है। कारोबार बंद हो गए हैं, कई सारे मझोले उद्योग बंद होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम इसीलिए छोटे उद्योगों को पैसा देने की डिमांड कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये बहुत बुरा साबित होगा। आपको बता दें हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल की कामगारों से मुलाकात पर तंज कसा था, जिसका राहुल ने जवाब दिया है। राहुल गांधी ने कहा मुझे कामगारों से बात करके अच्छा लगता है और मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन अगर मुझे परमिशन मिलती है तो मैं पैदल ही उत्तर प्रदेश निकल जाऊंगा और मजदूरों की मदद करना शुरू कर दूंगा, लेकिन सरकार मुझे परमिशन नहीं देगी। खैर आज एक बार फिर राहुल ने सरकार से आगे की रणनीति पर सवाल तो किए हैं, लेकिन देखना होगा सरकार जवाब देती है या एक बार फिर चुप्पी साध लेती है। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी आपका स्वागत। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी देश 3 लॉकडाउन देख चुका है, चौथा चरण जारी है। 2 लॉकडाउन के बाद सरकार एक तरफ रियायतें देने लगी तो वहीं मामलों के बढ़ने की संख्या में तेजी आने लगी। खासकर मई के महीने में तो स्वास्थ्य हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन रियायतें देने का सिलसिला अभी भी जारी है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है जिससे मुसीबत से निपटा जाए? देखिए मीनाक्षी, इस महामारी से निपटने के लिए पीएम मोदी ने एक के बाद एक 4 लॉकडाउन किए, लेकिन आज करीब 64 दिन बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहां पहले दिन थे। और इन 64 दिनों में मरीजों के आंकड़े बढ़ते चले गए, जबकि लॉकडाउन इस महामारी पर काबू पाने के लिए लगाया गया था। मोदी जी का दावा था कि हम इस बीमारी को हरा देंगे, लेकिन चौथे लॉकडाउन में बीमारी को खत्म किए बिना बाजार, रेल, बस, हवाई सेवा, दफ्तर सब कुछ चालू करना पड़ा। यानी इन 60-65 दिनों में हम इस बीमारी को तो नहीं हरा पाए, मगर हमने इस बीमारी के सामने घुटने जरूर टेक दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा
डगमगा गई है। दिहाड़ी मजदूर और कामगार बेरोजगार हो गए हैं। सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की, लेकिन उससे किन लोगों को फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा। मगर यहां साफ नजर आ रहा है मीनाक्षी कि सरकार बिना प्लानिंग के फैसले लिए जा रही है। उसकी रणनीति अगर इतनी ही कारगर होती तो आज हर मोर्चे पर मोदी सरकार फेल नजर नहीं आती। जिस बीमारी को हराने की बात कही जा रही थी, अब उसके साथ साथ जीने की बात हो रही है। दिल्ली और एनसीआर के हालात आप देखिए, सारे दफ्तर और कंपनियां खोल दी गई हैं, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से दिल्ली को चारों तरफ से सील कर दिया गया है, जिस कारण जनता परेशान हो रही है। आर्थिक हालात को सुधारने के लिए जो सलाह अर्थशास्त्रियों ने मोदी सरकार को दिए, उस पर अब तक अमल नहीं हुआ है। कुल मिलाकर मीनाक्षी, देश एक गंभीर मुसीबत में घिर चुका है और इससे बाहर निकलने का रास्ता हमारे प्रधान सेवक के पास इस वक्त नहीं है और यह साफ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश भले ही विपदा के दौर से गुजर रहा हो, लेकिन बीजेपी सरकार को तो जश्न मनाना है। जी हां, मोदी सरकार इसी महीने मौजूदा मुसीबत के बीच अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा करने जा रही है। इस मौके पर बीजेपी ने जश्न मनाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। तो क्या है वो प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच जिस देश में अब सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में मामले सामने आ रहे हों और वहां की सरकार जश्न मनाने की तैयारी कर रही हो, तो आप क्या कहेंगे? रोजाना सैकड़ों लोग काल के काल में समा रहे हैं, हजारों मामले सामने आ रहे हैं। भारत सबसे ज्यादा मामलों की लिस्ट में टॉप 10 देशों में शामिल हो गया है। अर्थव्यवस्था की पटरी पर लौटने का फिलहाल कोई रास्ता नहीं दिख रहा और सरकार जश्न मनाने का प्लान बना रही है। जी हाँ, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। मौजूदा दौर में कई परिवार पूर्णबंदी में भूखे सोने को मजबूर है। लोगों के हाथों से रोजगार छिन गया है, लोगों को भविष्य का डर सता रहा है और हर क्षेत्र में कारोबार ठप हो गया है। लेकिन सरकार इन सब बातों को दरकिनार करने में लगी है। सरकार को तो जश्न मनाना है। हाँ, सरकार जश्न के दौरान गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस का ध्यान जरूर रखेगी। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ही 750 वर्चुअल रैलियां और 1000 वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखित एक पत्र जिसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, विश्व कल्याण हेतु भारत की भूमिका और मौजूदा मुसीबत के फैलने से बचाव के लिए सावधानियां और स्वस्थ रहने के लिए अच्छी आदतों के संकल्प के आह्वान को देश भर में 10 करोड़ घरों तक पहुंचाना है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने मंडल में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटेंगे। भले ही बाकी देश मौजूदा मुसीबत की रोकथाम के लिए काम करने में व्यस्त हैं और वहीं हमारी सरकार अपने प्रचार प्रसार में व्यस्त नजर आ रही है। सत्ताधारी बीजेपी को मौजूदा मुसीबत से निपटने के लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष फेसबुक लाइव से संबोधन की तैयारी कर रहे हैं। खैर, उम्मीद तो यही करेंगे कि सरकार प्रचार प्रसार से ज्यादा देश को मौजूदा विपदा से बाहर निकालने पर ज्यादा फोकस करेगी, तभी देश का भला होगा और जनता सरकार को सिर आंखों पर बिठाएगी। अब बीजेपी ने पूरे देश में तो जश्न मनाने और उपलब्धियां गिनाने का प्लान तैयार कर लिया, लेकिन एक प्लान वो महाराष्ट्र में भी बनाती दिख रही है, जिसके तहत उद्धव सरकार को हिलाने का प्रयास किया जा रहा है। जी हां, बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी सरकार को स्वास्थ्य हालात से निपटने में असफल बताया और सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग की गई, जिसे लेकर अब कांग्रेस और शिवसेना ने भी बीजेपी को करारा जवाब दिया है। महाराष्ट्र की सत्ता से जब से भारतीय जनता पार्टी की विदाई हुई है, तब से बीजेपी महाविकास अघाड़ी सरकार पर तल्ख तेवर अपनाए हुए है। अब जब सूबे में स्वास्थ्य हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, तब तो बीजेपी के ये तेवर उद्धव सरकार के लिए और भी तीखे होते जा रहे हैं। अब बीजेपी ने उद्धव सरकार को एक विफल सरकार बताया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे ने सूबे के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। नारायण राणे ने कहा, सरकार कुछ नहीं कर सकती, लोगों की जिंदगी नहीं बचा सकती है, सरकार विफल हो रही है। इस सरकार में स्वास्थ्य मुसीबत से सामना करने की क्षमता नहीं है, इसीलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। राज्यसभा सदस्य ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे अनुभवहीन मुख्यमंत्री हैं जो प्रशासन को नहीं चला सकते। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अस्पतालों की हालत खराब है। इधर बीजेपी नेता सत्ताधारी महागठबंधन पर बरस रहे थे, तो उधर कांग्रेस और शिवसेना भी उन्हें माकूल जवाब दे रही थी। शिवसेना सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत ने बीजेपी के तल्ख तेवर को लेकर कहा है, सरकार मजबूत है और चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, माननीय शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल शाम मातोश्री में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक चर्चा हुई। अगर कोई सरकार की स्थिरता के बारे में खबरें फैला रहा है तो इसे पेट का दर्द माना जाना चाहिए। सरकार मजबूत है, कोई चिंता नहीं है। जय महाराष्ट्र। शिवसेना के अलावा कांग्रेस ने भी विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा,
बीजेपी को सत्ता से बाहर होना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपको बता दें, ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी कई बार महाविकास अघाड़ी सरकार को घेर चुकी है और सत्ता पक्ष से करारा जवाब दे चुका है। भले ही महाराष्ट्र में बीजेपी उद्धव सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हो, लेकिन मध्य प्रदेश में तो वो खुद अपनों के बीच घिरती नजर आ रही है। दरअसल सूबे में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद पहले ही पार्टी के स्थानीय नेता नाराज चल रहे हैं, तो वहीं अब सिंधिया और शिवराज को लेकर बीजेपी में असमंजस पैदा हो गया है। देखिए रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी खेमे की ओर से अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। नाराज नेताओं को भोपाल बुलाकर रूठने मनाने का दौर चल रहा है। अब सिंधिया और शिवराज में से किसी एक को चुनने को लेकर बीजेपी आलाकमान की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल पूरा मामला उपचुनाव के लिए बीजेपी के पोस्टर से जुड़ा है। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से अगर एक सीट को छोड़ दें तो सभी सीटें सिंधिया समर्थकों के पास थी। इसके अलावा 16 सीटें ग्वालियर और चंबल इलाके से आती हैं और इस इलाके में सिंधिया का अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है। अब बीजेपी के सामने परेशानी ये है कि वो सिंधिया के चेहरे पर यहाँ चुनाव लड़ती है या फिर शिवराज को चेहरा बनाती है, क्योंकि जिन पूर्व कांग्रेसी विधायकों के सहारे बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही, वो भी सिंधिया को ही चेहरा बनाना चाहते हैं। करेरा से विधायक रहे सिंधिया समर्थक नेता जसवंत जाटव का कहना है, प्रदेश में उपचुनाव बीजेपी के बैनर तले ही लड़ा जाएगा, लेकिन उपचुनाव में पार्टी का चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने ग्वालियर चंबल में जमकर प्रचार किया, लेकिन अब बदले हालात में सवाल उठ रहा है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बीजेपी के दूसरे नेताओं का कद बौना हो जाएगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल की माने तो बीजेपी सीएम शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन ग्वालियर चंबल में होने वाले उपचुनाव में सिंधिया का रोल अहम होने से भी वो इनकार नहीं कर रहे। कुल मिलाकर बीजेपी आलाकमान के लिए सिंधिया और शिवराज में से किसी एक को चेहरा बनाना आसान नहीं होगा। अब तो इंतजार एमपी बीजेपी के उपचुनाव के पोस्टर का रहेगा, जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के सिंधिया प्रेम की कहानी खुद ब खुद बयां करेगा। अब मध्य प्रदेश उपचुनाव में कौन होगा बीजेपी का पोस्टर बॉय, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। वहीं देखने लायक तो फिलहाल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के तेवर भी हैं, जो वो लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को दिखा रही हैं। जी हां, बस पॉलिटिक्स को लेकर गहराए विवाद के बीच अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में प्रियंका गांधी ने संघर्ष का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान जब से प्रियंका गांधी ने संभाली है, वो सूबे की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। वो पार्टी संगठन को मजबूत तो कर ही रही हैं, साथ ही सत्ताधारी योगी सरकार की कमियां भी जनता के सामने उजागर कर रही हैं। प्रियंका योगी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसे में जब हाल ही में प्रवासी कामगारों की घर वापसी के लिए प्रियंका ने बसों की व्यवस्था की, तो सूबे का सियासी पारा चढ़ गया। वहीं बस विवाद के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार कर लिया। अभी तक उन्हें रिहा नहीं किया गया है। वहीं अब अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी के विरोध में प्रियंका गांधी ने संघर्ष का ऐलान किया है। आज प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके लिखा, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने संघर्षशील श्रमिक जीवन बिताकर राजनीतिक मुकाम हासिल किया है। 19 मई को यूपी सरकार ने जिस दुर्भावना के साथ उन्हें जेल में डाला है, वो साफ दर्शाता है कि विपक्ष के सकारात्मक सेवा भाव को यूपी सरकार द्वारा ठुकराया और दबाया जा रहा है। प्रियंका इतने पर ही नहीं रुकी। संघर्ष का ऐलान करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, यूपी सरकार के दबाव के आगे अजय कुमार लल्लू नहीं झुकेंगे और कांग्रेस पार्टी का काम नहीं रुकेगा। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यूपी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके लिए आवाज उठाएगा और संघर्ष जारी रहेगा। आपको बता दें, बस विवाद के दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विवेक बंसल को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उनके ऊपर थाना फतेहपुर सीकरी में धारा 188 और 269 के अलावा महामारी एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद से कांग्रेस ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और बुलेटिन के आखिर में बात ईएमआई छूट से बढ़ने वाले भार की। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्णबंदी से प्रभावित कर्ज धारकों को राहत देने के लिए ईएमआई चुकाने में 6 महीने की रियायत दी है। एक नजर में तो आरबीआई का ये ऐलान काफी सहूलियत वाला नजर आता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है इस अवधि में कर्ज पर ब्याज चलता रहेगा, जिससे आने वाले समय में कर्ज धारकों को दोहरा भार झेलना पड़ सकता है। हमारी इस रिपोर्ट में आरबीआई के ऐलान का समझिए सारा गणित। पूर्णबंदी ने जब कामकाज ठप किया, लोग बेरोजगार हुए, तो सबसे ज्यादा चिंता में वो लोग नजर आए जिनके पास आमदनी का जरिया नहीं था और बैंक से लोन लिया हुआ था। लोन चुकाने की मुसीबत बढ़ गई थी, जिसके मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्जदाताओं को राहत पहुंचाने का ऐलान किया। पहले 3 महीने तक बैंक ईएमआई चुकाने में छूट दी गई।
तो इसके बाद अब एक बार फिर आरबीआई ने इस छूट को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। अब भले ही ये छूट आपको सहूलियत वाली लग रही हो, लेकिन अगर बैंक और ईएमआई के गणित को समझे तो पता चलता है कि इसका कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि विशेषज्ञों का भी कहना है इस अवधि में कर्ज पर ब्याज चलता रहेगा, जिससे आने वाले समय में कर्ज धारकों को दोहरा भार झेलना पड़ सकता है। यही कारण है कि रियायत के पहले दौर में एसबीआई के महज 20% ग्राहकों ने ही विकल्प चुना था। आपको बताते हैं इससे क्या असर पड़ेगा। वैसे तो ईएमआई नहीं चुकाने का विकल्प चुनने वाले ग्राहकों का कर्ज एनपीए के दायरे में नहीं आता और न ही उनके सिबिल पर इसका कोई असर पड़ेगा। बावजूद इसके अगले 1 साल तक उनकी कर्ज लेने की क्षमता पर इसका असर पड़ना तय है। बैंक ऐसे ग्राहकों को कर्ज देने में काफी सतर्कता बरतेंगे और उन्हें ईएमआई आधारित नया कर्ज देने या उनके कर्ज की लिमिट बढ़ाने से हिचकिचाएंगे। राहतों की घोषणा के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने स्पष्ट कहा है, ईएमआई भुगतान में मिली छूट की अवधि का ब्याज ग्राहक को चुकाना होगा। बैंक इस ब्याज को अलग टर्म लोन के रूप में बदल सकते हैं, जिससे पहले से चल रहे लोन की ईएमआई में कोई बदलाव न हो। अगर बैंक इस सुझाव का पालन करते हैं तो ग्राहक को टर्म लोन नियमों के तहत बकाया ब्याज पर ही ब्याज चुकाना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी की 20,000 की ईएमआई में 13,000 रुपए का ब्याज शामिल है और वो 6 महीने रियायत का विकल्प चुनता है तो उसे 78,000 रुपए के कुल ब्याज पर अलग से ब्याज चुकाना पड़ सकता है। यानी ये घोषणा सिर्फ सुनने में सहूलियत वाली लगती है, लेकिन इसकी सच्चाई कर्जदाताओं पर भार बढ़ाने वाली है। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।